आज सबसे पहले एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले की बात करेंगे। कल ओवैसी की कार पर हमला हुआ था, गोलियां चलाई गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन इसे लेकर आज पूरे दिन कई बड़े डेवलपमेंट हुए, कई सवाल उठे। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। पिलखुआ थाने में धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश के मामले में केस रजिस्टर किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को, सचिन और शुभम को, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल दोनों पिस्तौल कंट्री मेड थी। आरोपी सचिन ने कुछ दिन पहले ही हथियार खरीदा था। सवाल ये, आरोपी के पास जो पिस्तौल बरामद हुई उसमें कलावा बंधा हुआ था। इसका क्या मतलब है? क्या पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की साजिश थी? ओवैसी पर गोली चलाने वाली घटना के मामले में सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है और इसके बहाने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आखिर ओवैसी पर गोली क्यों चलाई? इस पर आरोपियों के परिवार की तरफ से क्या कहा गया? पुलिस का क्या वर्जन है? ये जानना भी बेहद जरूरी है। लेकिन पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनवाते हैं। आज संसद में ओवैसी ने कल की घटना पर बात की। जेड सिक्योरिटी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, रेडिकलाइजेशन का इशू उठाया, लेकिन जब संसद के बाहर आए तो उनके अंदाज बदले हुए थे। ओवैसी ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अब वो रैली के दौरान प्रिकॉशन लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो सरकार से ग्लॉक पिस्टल रखने की मांग करेंगे। ओवैसी ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से बुलेट प्रूफ गाड़ी को लेकर भी बात करेंगे। होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखेंगे। आज टीवी9 भारतवर्ष के साथ बातचीत के दौरान ओवैसी ने कल हुए हमले को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। एआईएमआईएम के चीफ ने कहा कि जब गोलीबारी हो रही थी तो वो कलमा पढ़ने लग गए थे। लोकसभा में बयान देकर निकले असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब, आप पर हमला हुआ, सबको बहुत चिंता हुई, सरकार ने जेड कैटेगरी दे दी। अब आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कल दिन आपको फिर यूपी में चुनाव प्रचार में जाना है। हाँ? तो ऐसी स्थिति में आपको कल तुमको कुछ दिक्कत हो गई तो क्या दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी बताइए आप। क्या होगी? मेरा मानना यह है कि हर सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान के तहत ये होती है कि वो हर नागरिक की सिक्योरिटी का इंश्योर करे और वो सेफ फील करे। ये नहीं हो सकता कि एक सांसद की जान की जिंदगी एक गरीब पीलू खान, अखलाक जुनैद की जान की जिंदगी से बढ़ के हो। अगर आप सबकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और हमको सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये लोग हमारी गाड़ी पर गोली चलाए ना, ये रेडिकलाइज क्यों हुए, ये गोली पर भरोसा क्यों रखते हैं, बैलेट पर क्यों नहीं करते, वो संविधान पर भरोसा क्यों नहीं रखते, वो जुडिशियल सिस्टम पर, कोर्ट्स पर, पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये रेडिकलाइज हो चुके हैं। सर, आपको इतने लोग चाहते हैं, हम लोग भी आपको इतना सम्मान करते हैं, ऐसी लिए सबको ये लगता है कि सिक्योरिटी की वजह से कोई और हादसा ना हो, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं? अरे हो जाए ना। हम दुनिया में आए हैं तो जाने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा। हमारी 50 साल की जिंदगी तो हो गई, और हम घुटन की तो हो गई, और हम घुटन महसूस करते हैं अगर कोई हमारे तरफ हथियार लेकर लोग चलेंगे। हमारी जान की हिफाजत हमारी मौत करेगी, और जब तक अल्लाह फैसला नहीं करेगा हमारी मौत नहीं आएगी। यकीनन हम प्रिकॉशन लेंगे। मैं होम मिनिस्टर को लेटर लिखने वाला हूँ कि मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिशन दीजिए, जो मैं अपने खर्चे से दिल्ली में रखूंगा। मैं ये भी लिखने वाला हूँ कि एक ग्लॉक वेपन आता है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इजाजत से ही हमको मिलता है। हर एक को ग्लॉक वेपन इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो आप हथियार रखेंगे? मेरे पास लाइसेंस वेपन है, तो वो अगर ग्लॉक वेपन मिल जाएगा तो उससे आप ज्यादा एक्सपर्ट्स फॉरेंसिक बोलते हैं कि वो ग्लॉक वेपन सबसे बेस्ट होता है। तो अगर वो भी लेटर लिख के देंगे, देखेंगे सरकार इस पर, बल्कि यूएपीए नहीं लगा। क्यों नहीं लगा उन लोगों पर यूएपीए? क्रिकेट मैच पर फेसबुक के कमेंट पर यूएपीए, और एक 4 मर्तबा के सांसद को दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती, हत्या करने की, यूएपीए क्यों नहीं लगाई? लगना चाहिए यूएपीए उनके ऊपर। गनीमत इस बात की है कि ओवैसी बाल बाल बच गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मंजर अब भी उनके दिमाग में घूम रहा है। बार बार 6 फीट की दूरी से गोली चलने की बात जहन में उनके कौंध रही है। वैसे जिस जगह से ये पूरी घटना घटी है, जहां ओवैसी की लैंड रोवर कार पर यह अटैक हुआ है, हमारी संवाददाता अंकिता दुबे ने मेरठ हाईवे पर उसी छजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हैं, कई फैक्ट्स हैं, ये आपको जरूर देखने चाहिए।
बीते 24 घंटे से पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ इन तस्वीरों की चर्चा है। हापुड़ का एक टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज और इस फुटेज में हाथ में पिस्तौल लिए दिख रहे 2 आरोपी हमला। 20 लेन वाले हापुड़ के छिजारसी का ये वही टोल नाका है जहां 3 फरवरी की शाम 5:20 के आसपास ओवैसी की कार पर उनके काफिले पर हमला हुआ, लेकिन वो बाल बाल बच गए। हमारी रिपोर्टर अंकिता दुबे इसी टोल प्लाजा पर मौजूद थी। गोलीबारी की घटना पर ऑन द स्पॉट पड़ताल की। अंकिता ने बताया, हर टोल नाके पर वीआईपी के लिए अलग लेन बनी है। आमतौर पर टोल नाके की सबसे लेफ्ट लेन वीआईपी होती है, लेकिन यहां लेन नंबर 9 वीआईपी वाली थी। हैरानी की बात है कि घटना के वक्त ओवैसी की गाड़ी लेन नंबर 9 पर नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ओवैसी की गाड़ी लेन नंबर 16 से आगे निकली। इसी दौरान पास की लेन पर मौजूद लाल शर्ट पहने आरोपी 2 गोलियां चलाए। इस वक्त हम छिजारसी टोल प्लाजा के लेन नंबर 16 में मौजूद हैं और ये देखिए ये स्पॉट बूथ नंबर 17 और बूथ नंबर 16 के बीचों बीच यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी खड़ी थी और उनके ठीक पीछे काफिले की 3 से 4 गाड़ियां और थी और उसके भी पीछे ट्रैफिक चल रहा था। और आपको बता दें कि आमतौर पर जो वीआईपी मूवमेंट होता है वो उधर लेन नंबर 9 से 10 के बीच होता है, लेकिन कल शाम को असदुद्दीन ओवैसी का काफिला लेन नंबर 16 इसी लेन से गुजर रहा था और असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और हमलावर ठीक इस तरफ से आता है। हम आपको बता दें कि हमले के जो वीडियो दिखे हैं वो चौंकाने वाले हैं, शॉकिंग है। सीसीटीवी में साफ दिखता है कि सचिन गोली चलाने की शुरुआत करता है, तब सफेद रंग की कार दूसरी लेन को क्रॉस करते हुए उसके ठीक सामने आ जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो गाड़ी के नीचे की तरफ फायर करता दिखाई दिया। हालांकि इसी बीच ड्राइवर सूझबूझ दिखाता है और शुभम को टक्कर मार देता है। उसके गिरते ही सचिन लेन 15 से काफिले की दूसरी गाड़ी पर गोली चलाता है, लेकिन वो भागने की कोशिश नहीं करता। सीसीटीवी फुटेज से भी साफ है कि हमलावर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा। उल्टा सचिन हमला करता हुआ साफ नजर आता है और बाद में कैमरे की तरफ देखता हुआ गुजरता भी है। सीधे शब्दों में कहें तो हमलावर चाहते थे कि उनकी पहचान हो जाए। इस तरफ से हमलावर आता है और 3 से 4 राउंड फायरिंग ताबड़तोड़ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर करता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी उस वक्त तक गुजर चुकी होती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी के ठीक पीछे जो गाड़ी होती है वो हमलावर का पीछा करती है। और आपको बताते हैं ये स्पॉट, ये देखिए ये स्पॉट यहाँ पर आकर उस हमलावर को जोरदार टक्कर मारती है और हमलावर लड़खड़ाकर गिर जाता है और असदुद्दीन ओवैसी की काफिले के साथ जो लोग चल रहे थे वो उस हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। चूंकि इलेक्शन का वक्त है, इसलिए इन दिनों टोल नाकों पर पैरामिलिट्री तैनात है जो गाड़ियों की चेकिंग करती है। लेकिन ओवैसी की कार पर हमला होने के बाद अर्धसैनिक बलों के जवानों की तरफ से बदमाशों की घेराबंदी क्यों नहीं की गई, ये सवाल है। टक्कर मारने के बाद एक हमलावर नीचे गिरा, दूसरा कैमरे में शक्ल दिखाकर भाग निकला और किसी ने उसे पकड़ा नहीं, ये कैसे मुमकिन है? जबकि उसका हथियार तो वहीं गिर गया था और इसकी तस्वीरें खुद ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी। वैसे इस वीडियो को और ज्यादा गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि हमलावर ओवैसी की कार पर फायर करने का पूरा वक्त मिलता है। दूरी 10 मीटर से भी कम होती है। सचिन चाहता तो शीशे की तरफ फायर कर सकता था, लेकिन गोली के निशान टायर पर और गाड़ी के निचले हिस्से में नजर आए। सवाल तो उठते हैं कि ओवैसी की कार पर हमले का मकसद आखिर था क्या? क्या आरोपियों ने सिर्फ डराने के मकसद से फायर किया या फिर फायर का ऑर्डर कहीं और से आया था?